हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस, आज हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। संविधान में भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति से क्या संबंधित है, वो सभी चीज़ों को हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। गाइस, हम सब जानते हैं कि संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं उसको लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को लर्न करवाऊंगी। आपको बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। हम महत्वपूर्ण संविधान देखने के बाद देखेंगे कि हमारे देश के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, वो कैसे हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत देश के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट, हालांकि प्रेसिडेंट सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे जिनसे हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। यस, ये जो टॉपिक है ये आपके ओवरऑल सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही देखेंगे कि जो नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उनका नाम क्या है, वो कौन से नंबर के हैं, और साथ ही उन्होंने नए राष्ट्रपति बनने के बाद कौन कौन से पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अब जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, हालांकि जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये संघ सूची के भाग 5 में इनका उल्लेख किया गया है। कौन से भाग 5 संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संघ सूची के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। कुछ अनुच्छेद हैं जैसे कि अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक ये भाग 5 संघ सूची के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया इन सभी अनुच्छेद में। उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जैसे कि अनुच्छेद 72, 123 और 143। गाइस, ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक एक अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में इन्हीं अनुच्छेदों से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप ये सारे अनुच्छेद को अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें। आइए देखते हैं इन सारे अनुच्छेद के बारे में कि इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के कई अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेके 61, उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण हमने अनुच्छेद नीचे देखे। हालांकि उनके बारे में हमने डिटेल में नहीं जाना, हमने ये तो जान लिया कि ये जो अनुच्छेद थे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये अनुच्छेद को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इन अनुच्छेदों को हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। किसके? बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी इस ट्रिक को आपको 2 से 3, 4, 5 बार, कम से कम 5 बार आपको रिपीट करना है इस ट्रिक को। आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, रिपीट। जैसे आप रिपीट करेंगे आपको अपने आप ये याद हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद में है। उसके बाद हम ट्रिक के बाद देखेंगे कि ये अनुच्छेद में कौन कौन से पद या क्या उनका कार्य आता है। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारी ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। मात्र 4 वर्ड की है, 4 शब्द की है। ठीक है, पकानी कोका द्वयोदशम, और इसी में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक सारे के सारे अनुच्छेद इतने में याद हो गए आपको। इसको 5 बार आपको रिपीट करना है। पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। इस ट्रिक को आप 5 से 6 बार याद करेंगे। उसके बाद आप अनुच्छेद को पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा राष्ट्रपति के अनुच्छेद सारे के सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पलट के देखना है। बस आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाइए, आपका सारा एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पकानी कोका द्वयोदशम। अलग अलग कलर्स में एक एक लेटर दिख रहे हैं, तो ये जो अलग अलग वर्ण हैं इसका मतलब एक स्थिति होगा, एक स्थान होगा जिसका हम अनुच्छेद के माध्यम से देखेंगे। तो पकानी कोका द्वयोदशम, प का नी को पकानी, फिर को और का अलग है, फिर दो यो, फिर दशम दशम। ओके, तो ये सारे
टोटल कितने हैं आप देख सकते हैं, पकानी 3, फिर उसके बाद कोका 2, 3 2 5, 2 7, 7 के बाद 3 10, टोटल 10 हम यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद। ओके, तो प से होता है अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ओके, वहीं पे अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के या संघ के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, यह बताया गया है। क्या? संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविकता में प्रधानमंत्री होता है। ओके, वहीं पे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, मतलब कि 3 निर्वाचन मंडल होते हैं। ठीक है, एक तो संसद होता है, ओके, और दूसरा क्या होता है? विधानसभा होती है। तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब इन तीनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 इसमें कोटा है। क्या? राष्ट्रपति के कोटा का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 53 में कार्यालय, राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में, राष्ट्रपति के का जो ऑफिस होगा उसके बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 57, जिसे दोबारा निर्वाचन कहते हैं या री इलेक्शन कहते हैं। बिल्कुल गाइस, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका एज लिमिट पहली बात तो मतलब नहीं है। जो मैक्सिमम कितने बार बन सकते हैं राष्ट्रपति, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो अनलिमिटेड टाइम्स में या कितने बार भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति अगर एक बार बन सकता है तो दोबारा भी उनका निर्वाचन किया जा सकता है, री इलेक्शन किया जा सकता है। तो दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। एक व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आते हैं अनुच्छेद 58 में, जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है कि भारत का नागरिक हो, कम से कम वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए और वो किसी भी लाभ पद पर ना हो। लोकसभा का सदस्य बनने से मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वही भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में दशा की बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति को किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति की दशा होती है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में देखते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ, कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 61, जो महाभियोग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि गाइस इसमें हमने जितने भी अनुच्छेद देखे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ये सारे के सारे अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में कम से कम 1 नंबर का इसी से रिलेटेड, यही एक पेज में ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 61 में महाअभियोग, मतलब संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है इनका महाभियोग। देखिए, महाभियोग मतलब होता है कि राष्ट्रपति को अगर बीच से निकालना है, ठीक है, उनको उनके पद से हटाना है, तो वहाँ पे महाभियोग करना पड़ता है। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है और 2/3 बहुमत जरूरी है, तभी राष्ट्रपति का महाभियोग हो सकता है। ओके, अभी हमने देखा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लिया और हमें समझ में भी आ गया। पकानी कोका दोयो दशा, ठीक है, प से राष्ट्रपति का पद, उसके बाद क पकानी, क से क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यपालिका प्रधान, मतलब कि राष्ट्रपति जो हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। फिर उसके बाद हमने नी पाकानी, नी में हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन, कोका में कोटा और कार्यालय देखा कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यालय कैसा है, क्या है, कहाँ पे, उसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 56 में।
फिर उसके बाद द्वयोदशम, दो मतलब दोबारा निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। फिर उसके बाद दोयो मतलब योग्यता, अनुच्छेद 58 में हमने योग्यता देखा। उसके बाद हमने जाना अनुच्छेद 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बचे हुए थे, 2 से 3 अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित हैं और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 123 और साथ में अनुच्छेद 143 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 72 में क्षमादान दिया गया है। तो अनुच्छेद 72 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है। अब क्षमादान किसे, मतलब किसी दंड दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, यह उनके पास अधिकार होता है। या फिर हम कहें कि फांसी की सजा को भी माफ करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। बिल्कुल, फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता है सिवाय राष्ट्रपति के। यह अनुच्छेद 72 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की बात में बताया गया है कि जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना यह अनुच्छेद 123 में उल्लेख है। अगला है अनुच्छेद 143 143, जिसमें ये बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई बाध्य नहीं होगा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की बात सुने ही या फिर जो डिस्कशन हुआ वो उसी टॉपिक से रिलेटेड डिसाइड करे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक परामर्श लेते हैं। राष्ट्रपति किसी लोक महत्व के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, उससे परामर्श कर सकता है, लेकिन उसके लिए सुझाव, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये थे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि है अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, जितने भी मैं आपको अनुच्छेद बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इसके अलावा और कहीं से भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन यह आपातकालीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा ना जब कोई आपातकालीन आया होगा। यह अनुच्छेद 365 में बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, मतलब कि कोई भी राज्य है उसकी संवैधानिक तंत्र असफल हो जाती है, तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या फिर राष्ट्रपति अपनी खुद इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अभी तक सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वह है पंजाब में, और 1951 को लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा अनुच्छेद। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अब भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल और इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति आगे नहीं राष्ट्रपति के पद पर रहना चाहते हैं, वो यहीं से अपना सफ़र ख़त्म करना चाहते हैं, तो बीच में ही क्या करें, अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और फिर अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति कार्य को संभालते हैं। ओके, अब देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता जो हमने देखा था, द्वयो मतलब दोबारा, यो मतलब योग्यता। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बोला गया है कि इनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और ये भारतीय होने चाहिए, किसी भी लाभ पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। ये होती है राष्ट्रपति की योग्यता। क्या होनी चाहिए
कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। ये था भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने जानकारियाँ ली। अब हम भारत के राष्ट्रपति कौन कौन थे उनके बारे में देखेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी कौन से राष्ट्रपति हैं। देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। बिल्कुल, इनका कार्यकाल जो था करीब 2 बार ये राष्ट्रपति बने, मतलब पहले भारत के राष्ट्रपति और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा और 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, ये हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इनका जो कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967, 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गाइस, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति, ये 2 बार या सबसे लंबे समय तक के उपराष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। 5 सितंबर 1888, बिल्कुल 5 सितंबर बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि इसी दिन टीचर्स डे या शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन होता है उसी जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाइस, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इन्हें राष्ट्रपति के पद में बनने से पहले, राष्ट्रपति पद में आने से पहले ही इन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्राप्त हुआ। इस लाइन को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला। सॉरी टू डिस्टर्ब, मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ। तो नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। गाइस, यहाँ पे हम सिर्फ उन राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या जो किसी पर्पस के लिए सिंगल राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक रहे। हालांकि इनका कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। आगे हम जानते हैं वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी का इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, वीवी गिरी का पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकट गिरी। ये पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी को भारत रत्न 1975 में प्राप्त हुआ। वीवी गिरी जो थे, इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक चला और 1974 में इनके कार्यकाल से रिटायरमेंट हो गई। उसके बाद 1975 में इन्हें भारत रत्न मिला। याद रखना, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो राष्ट्रपति के पद में आने से पहले ही उन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। वो है 1954 में प्राप्त हुआ। वहीं पे वीवी गिरी को भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ 1975 में। वही बात करें फ़खरुद्दीन अली अहमद जी की, तो ये हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक रहा। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी मृत्यु पद के दौरान हुई। याद रखना, पहले कौन से राष्ट्रपति थे जिनके पद के दौरान मृत्यु हुई? उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और साथ ही पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद के दौरान या कार्यकाल के दौरान हुई थी। वहीं फ़खरुद्दीन अली अहमद ये भारत के 5वें राष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद के दौरान हुई थी।
आगे देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। तो इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक रहा और ये भारत के पहले और एकमात्र अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिनका कोई विरोध करने वाला नहीं था, मतलब एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इनके अगेंस्ट में, इनके अपोजिशन में कोई भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं खड़ा था, इसीलिए ये पूरी तरह से जीत गए क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। जो नीलम संजीव रेड्डी है, वीवी गिरी के टाइम पे ये भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े थे, लेकिन ये विफलता प्राप्त हुई इन्हें, मतलब ये असफल हुए उस राष्ट्रपति चुनाव में। फिर उसके बाद ये दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। ठीक है, देखते हैं ज्ञानी जेल सिंह, जो हमारे भारत देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक रहा। ज्ञानी जेल सिंह पहले और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने पॉकेट वीटो का पावर यूज़ किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का पावर जो होता है ये हर एक राष्ट्रपति के पास में होता है, लेकिन इसका उपयोग किसी ने अभी तक नहीं किया है, मात्र ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का उपयोग 1986 में किया था। अब देखो, पॉकेट वीटो का उपयोग ये इन्होंने डाक संशोधन विधेयक में किया था। एक्चुअली पॉकेट वीटो होता क्या है? पॉकेट वीटो एक पावर होती है जो राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है। इसमें ये होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को आगे पास करने के बजाय वो उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख ले चुपचाप, उसका बिना कोई उत्तर दिए, वो ना उसका कोई उत्तर दे कि इसको पास करना है या नहीं करना है, इसको चुपचाप राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पॉकेट में रख लेता है, जिसका कोई आंसर नहीं देता, एकदम सस्पेंस में शांत हो जाते हैं। उसी को हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति कार्यकाल, इनके कार्यकाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 में सिख विरोधी दंगा भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। आगे है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। ये एक भारतीय वकील थे, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। कौन? आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक चला था। सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जिनका नाम है वेंकट रमन। हमारे भारत देश के आन बान शान एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार 1997 में मिला था। ये भारत के मिसाइल मैन कहलाए जाते हैं। भारत के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। अब कुछ मिसाइल थे जैसे कि रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया है किसने? एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1974 में एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओके गाइस, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और इनकी कुछ लाइन थी, ये कहते थे यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल FAIL फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दूसरी एक और देखते हैं, इनकी बात कहनी है कि शिखर पर पहुंचने के लिए दम की ज़रूरत होती है, चाहे वह शिखर माउंट एवरेस्ट हो या फिर आपके पेशे का। तो इसीलिए आप शिखर पर पहुंचने के लिए अपने दम का इस्तेमाल करें। ठीक है, सोच का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। उनके बाद श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल आती हैं, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। ये अभी तक तो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन जब से हमारी नई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनी हैं, उनके बाद से जो प्रतिभा सिंह पाटिल है ये भारत की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा। इन्होंने
इन्हें भारत रत्न 2019 में प्राप्त हुआ। याद रखना गाइस, 2019 के बाद अभी तक किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। तो सबसे अभी तक का सबसे लास्ट में जो भारत रत्न प्राप्त हुआ वो 2019 में ही प्राप्त हुआ। तो 2019 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। जो प्रणब मुखर्जी थे ये भारत के 13वें राष्ट्रपति पद पर रहे थे। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को प्राप्त हुआ। कौन कौन से? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, तो 2019 में ही लास्ट टाइम सभी को भारत रत्न मिला था। तो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, पहले प्रणब मुखर्जी, दूसरे भूपेन हजारिका, तीसरा नानाजी देशमुख। इस चीज़ को याद रखना। अभी तक के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 2017 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। 25 जुलाई 2022 तक रामनाथ कोविंद का कार्यकाल था। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के पूर्व गवर्नर या पूर्व राज्यपाल रहे थे। ठीक है, ये थे हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति जिनका नाम था रामनाथ कोविंद, और ये भी दलित परिवार से आते थे। जो रामनाथ कोविंद थे ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बिलोंग्स करते थे। ठीक है, देखते हैं सबसे लास्ट और वर्तमान राष्ट्रपति, मतलब भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति जो बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू हमारी वर्तमान राष्ट्रपति या 15वीं भारत की राष्ट्रपति जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, ये भारत के संथाली आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हैं और ये ओडिशा की पहली राष्ट्रपति बनी है। जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। इन्हें वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अब देखते हैं द्रौपदी मुर्मू के नाम कौन कौन से रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू के नाम 6 रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। पहली तो ये कि द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति परिवार से आती हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। सबसे युवा राष्ट्रपति, अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनमें से सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इससे पहले वीवी गिरी थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल इससे पहले जो है प्रतिभा पाटिल हैं, और दूसरी महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा से पहली राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू है। भाजपा के पृष्ठभूमि से आने वाली दूसरी राष्ट्रपति जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। तो गाइस हम सब की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारे भारत देश की नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं और इन्होंने 24 जुलाई को शपथ ली है। ठीक है, याद रखना जो राष्ट्रपति होता है भारत का राष्ट्रपति, उन्हें शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मान लो नहीं है किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। हालांकि थोड़ा सा लेंथी हो गया, पर आई होप कि आप लोग बोर बिल्कुल नहीं हुए होंगे। इस वीडियो को पूरा बार बार देखें, एटलीस्ट 2 से 3 बार देखें। इसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।